मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो मैं एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ नए सब्जेक्ट के साथ, जो कि है इतिहास। इतिहास बोले तो हिस्ट्री। तो बेसिकली मैं इसका स्टार्ट एक दोहे से करना चाहता हूँ, और दोहा है कबीर जी का, जो कि बहुत काफ़ी फेमस होता है। आप सब भी जानते होंगे इनको दोहे या पढ़े होंगे। तो दोहे इस प्रकार से हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की आंगन कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। कहने का मतलब, अगर पत्थर को पूजने से परमात्मा मिलते हैं, पत्थर को पूजने से परमात्मा मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को ही पूज देता हूँ। उससे मुझे और जल्दी परमात्मा मिल जाएंगे। और कह दूसरी लाइन ये है कि घर की आंगन कोई ना पूजे, घर की आंगन कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। जहाँ पे खाना बनाने का हम काम करते हैं, जो कि हमारा पेट भरती है, उसको कोई नहीं पूछता है, लेकिन खाते सबको ही हैं, उससे अपना पेट सबको ही भरते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ 1300 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी के बीच में। ठीक है ना, इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहूँगा। और ये वीडियो मैंने मेनली बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। बीपीएससी इसलिए क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और यूपी पीसीएस क्योंकि बीपीएससी और यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस कुछ कुछ कॉमन होते हैं। तो ठीक है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है ना, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। ठीक है ना, क्योंकि यार अभी तो कोरोना ऐसे आया है, तो मेहनत और करना है, जान लगा देना है। अब तो और मुश्किल है जॉब लेना। करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, जिससे आपको मोटिवेटेड रहिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हर चीज़ सीखो, हर चीज़ करो। एवरी वन इज़ हियर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ठीक है ना, ये कहने का है कि वो ये है, वो ये है, ये कर सकता है। ठीक है ना, बाकी ज्ञान कम, बातें कम। अब शुरुआत करते हैं हम। और दूसरी बात ये रही कि अगर वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है ना, वीडियोज़ आते रहेंगे, बस बीच में थोड़ा बंद हो जाता है क्योंकि थोड़ा घर का इशू है। अब दिल्ली जा रहा हूँ तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं एक नए सब्जेक्ट को लेके आया हूँ, जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास में हम भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। बात लगभग 1200 से 1526 ईसा पूर्व की है। ठीक है, बात जो है लगभग 1200 से 1526 ईसा पूर्व बोल दीजिए, क्राइस्ट के बर्थ के पहले की, या ईस्वी बोल दीजिए। ठीक है ना, 1200 से 1526 ईसा पूर्व। ठीक है, दिल्ली से, इसमें हुआ क्या था कि दिल्ली से जो होने वाला शासन था, तुर्कों का शासन, को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। दिल्ली में किसका शासन था? दिल्ली से किसके शासन थे? होने वाला तुर्कों के शासन को
शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत। कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, और 13वीं से 16वीं शताब्दी का काल देखिए जो भी है, जैसे हमने आपको बताया 1200 से 1526 ईसा पूर्व या ईस्वी। तो जो काल लेते हैं ना वो एक साल आगे का लेते हैं। क्या लेंगे? 13वीं से 16वीं शताब्दी का काल बोलेंगे। ठीक है ना, ये ऐसा लेते ही हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 13वीं से और 13वीं से 16वीं शताब्दी का काल। का काल। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ जो अक्सर एक मतलब जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री में जो परफेक्ट हो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछ भी दिया जाता है। सबसे पहले मोहम्मद गजनी कहाँ के थे और मोहम्मद गौरी कहाँ के थे? ठीक है, महमूद गजनी कहाँ के थे और मोहम्मद गौरी कहाँ के थे? तो जो महमूद गजनी थे वो तुर्क के थे और जो मोहम्मद गौरी थे वो अफ़गान के थे। क्या बताया मैंने बताया ये कि एक महमूद गजनवी, इनको महमूद गजनवी बोलते हैं। ये कहाँ के थे? ये तुर्क के थे। ठीक है, और दूसरा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ये कहाँ के थे? अफ़गान के थे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए। मोहम्मद गजनवी तुर्क के थे और मोहम्मद गौरी अफ़गान के थे। ठीक है, अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। ये तो इतना हो गया। आगे की कहानी ये है कि तुर्कों के एक अन्य समूह खिलजियों ने 1290 की ईस्वी में, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसमें डिक्टेट कर दूँगा, लिखवा दूँगा। ठीक है, पहले मैं बोल दे रहा हूँ फिर लिखवा दूँगा। तुर्कों के एक अन्य समूह खिलजियों ने 1290 ईस्वी में सत्ता प्राप्त किया। ठीक है, सत्ता प्राप्त किया किसने? 1290 ईस्वी में खिलजियों ने। खिलजियों कौन थे? तुर्कों के एक अन्य समूह। अक्सर पूछेगा कि खिलजियों कौन थे, ये पूछेगा आपसे। मैं बस ऊपर से बता रहा हूँ बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन भी यहीं से आता है, खिलजियों के बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो ये कौन थे? तुर्कों के एक अन्य समूह, एक अन्य समूह, ये थे खिलजियो। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1290 ईस्वी में सत्ता प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने 1290 ईस्वी में सत्ता को प्राप्त किया। ठीक है ना, दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था और तुर्कों के एक अन्य समूह को खिलजियो कहा जाता था। इन्होंने 1290 में 1290 ईस्वी में सत्ता प्राप्त किया। ठीक है, खिलजियों का ये हो गया।
मोहम्मद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया। ठीक है। अब इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा के खिलअत इस्लामी दुनिया का प्रधान प्राप्त की थी। इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलअत इस्लामी दुनिया, खिलत का मतलब होता है इस्लामी दुनिया का प्रधान प्राप्त की थी। इल्तुतमिश के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश इल्तुतमिश इन्होंने क्या किया था? बगदाद के खलीफा से बगदाद के खलीफा से खिलअत प्राप्त की थी। अब भैया बात ये आती है कि खिलअत क्या होता है। ठीक है, तो खिलत का मतलब होता है इस्लामी दुनिया का प्रधान, इस्लामी दुनिया का प्रधान। अच्छा, एक बात और, आपको लग रहा होगा कि अभी मैंने महमूद गजनवी के बारे में बताया, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में, फिर इल्तुतमिश के बारे में, फिर खिलजियों के बारे में, तो ये इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ इस दौरान हुआ था। ठीक है, भारत के इतिहास में। और अक्सर इतने से ही मतलब रखना है पेपर निकालने के लिए, हमको पूरा डिटेल नहीं जानना है क्या थे, क्यों हुआ, उसका क्या हुआ, बस इतना मतलब रखना है कौन थे, क्या रिलेशन था, हल्का सा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा बस बता रहा हूँ। ठीक है, उसी पर्पज़ से बस ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद आता है जजिया, जो इसमें इस दौरान आया था। एक टैक्स था जजिया। जजिया क्या था? गैर मुस्लिम जनसंख्या पर लगने वाला कर, टैक्स था। ठीक है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। जजिया, जिसको हम बोलते थे जजिया, जजिया ये क्या था? गैर मुस्लिम कौन हुआ? जो मुस्लिम नहीं हो, हिंदू लोग। ठीक है, तो उसको हम गैर मुस्लिम बोलेंगे। गैर मुस्लिम जनसंख्या, गैर मुस्लिम जनसंख्या पर लगने वाला कर को क्या बोलते हैं? टैक्स। गैर मुस्लिम जनसंख्या पर लगने वाला कर, टैक्स, जजिया कहा जाता था। जजिया कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है, जजिया क्या था? गैर मुस्लिम जनसंख्या पर लगने वाला कर, टैक्स, जजिया कहा जाता था। जजिया गैर मुस्लिम वो हो गए जो हिंदू थे, जो मुसलमान नहीं थे। जजिया देने वाला व्यक्ति को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने पर यह कर नहीं देना पड़ता था। अब मान लीजिए, जजिया किसको देना है? गैर मुस्लिम लोगों को, जो मुसलमान नहीं है। ठीक है ना। और मान लीजिए किसी ने मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस्लाम धर्म को कोई भी हिंदू जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसको किसी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो उसको जजिया नहीं देना पड़ता था। ठीक है ना, अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो उसको जजिया नहीं देना पड़ता था। ठीक है, इतना है जजिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मलिक काफूर के बारे में। मलिक काफूर, मलिक काफूर, तो भैया ये कौन थे?
ये इस्लाम धर्म, ध्यान से सुनिएगा, ये इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला एक सुंदर गुजराती था जो अलाउद्दीन का एक अधिकारी था। ये मलिक काफूर कौन थे? ये इस्लाम धर्म स्वीकार करने, इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला एक, इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला एक सुंदर गुजराती था। ठीक ना, कहानी की तरह याद करो, चीज़ें याद रहेंगी। सुंदर गुजराती था जो अलाउद्दीन का एक अधिकारी भी था। अलाउद्दीन का एक अधिकारी भी था जो अलाउद्दीन का एक अधिकारी भी था। ठीक है, ये मालिक काफूर हो गया। ठीक है, 1300, इसके बाद क्या हुआ? 1326 ईस्वी में अलाउद्दीन एक निराश व्यक्ति की तरह मौत हो गई, दुखद इंसान की तरह, निराश व्यक्ति की तरह 1326 ईस्वी में इस अलाउद्दीन की। कब? सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं एक पॉइंट्स बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये 1326 ईस्वी पूर्व में इसका डेथ हो गया, मौत हो गया। 1326 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई अलाउद्दीन की। ठीक है, निराश व्यक्ति की तरह इसकी मौत हो गई। ठीक है, और फिर 1326 ईस्वी में इसकी डेथ हुई और 1320 ईस्वी में क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके तुगलक राजवंश की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुगलक राजवंश का स्थापना कैसे हुआ। ठीक है, तो किसने किया? 1326 ईस्वी में मौत हुआ अलाउद्दीन का, लेकिन 1320 ईस्वी में 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके क्या चीज किया? तुगलक राजवंश की स्थापना की। तुगलक राजवंश की स्थापना की। तुगलक राजवंश की स्थापना की। ठीक है ना, ये पूछा जाता है। 1320 ईस्वी में किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके तुगलक राजवंश की स्थापना की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद किसने सिंहासन पर बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नोट करने में दिक्कत नहीं हो, बाकी मैं बोल भी रहा हूँ, लिखने में कोई दिक्कत हो, हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत हो तो आप सुन के लिख लेना। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात
मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा। ठीक है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले मलिक काफूर, स्टार्टिंग से मैं रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आगे बताता हूँ। पहले आप इसको देख लो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, भारत का इतिहास। ठीक है, ये बातें मैंने कब की बता रहा हूँ, लगभग 1200 से 1526 ईसा पूर्व। ठीक है, या ईस्वी बोल दो, ईसा पूर्व बोल दो, मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का काल। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो, दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को हम क्या कहते थे, दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। ठीक है, और 13वीं से 16वीं शताब्दी का काल कहा जाता था। ठीक है, खिलजियों कौन थे, तुर्कों का एक अन्य समूह था, ग्रुप, तुर्कों का एक अन्य समूह था जिसको 1290 ईस्वी में सत्ता प्राप्त किया, जिन्होंने 1290 ईस्वी में सत्ता प्राप्त किया। उसके बाद महमूद गजनवी कहाँ के थे, तुर्क के थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहम्मद गौरी कहाँ के थे, अफगान के थे, अफगानी थे। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने सुना होगा आपने, ने बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त की थी। खिलत क्या था, इल्तुतमिश ने खिलत प्राप्त की थी। तो भैया खिलत था क्या, इस्लामी दुनिया का प्रधान था। जजिया क्या था, जजिया एक टैक्स था जो गैर मुस्लिम जनसंख्या पर लगने वाला कर जजिया कहा जाता था। मतलब जो मुसलमान नहीं था, हिंदू वगैरह हो गए, उनको जजिया देना पड़ता था। लेकिन इसका खास बात यह था कि अगर वो बंदा व्यक्ति इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो उसको जजिया नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अब आते हैं मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन थे, ये इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला एक सुंदर गुजराती था, एक सुंदर गुजराती जो इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, जो अलाउद्दीन का एक अधिकारी भी था। यही अलाउद्दीन का एक अधिकारी भी था, कौन, मलिक काफूर। अब 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने, इससे पहले अलाउद्दीन का 1326 ईस्वी में मौत हो गया था। अलाउद्दीन का 1326 ईस्वी में मौत हो गई। 1320 ईस्वी में क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके तुगलक राजवंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बैठा सिंहासन पे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आई होप इतना क्लियर सबको। ठीक है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर ध्यान से सुनना। ठीक है ना, कहानी में बोला भी हूँ। ठीक है ना, कहानी की तरह पढ़ो, याद रहेगा। आइए चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में कहते हैं कि ये एक सनकी शासक था, या एक शनकी शासक था। ठीक है, 1327 से 1330 ईस्वी में दरबार की नई राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इसने क्या किया, राजधानी बदल दिया। ये राजधानी दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद। इसने नई राजधानी बनाने का आदेश दिया। किस जगह को, दौलताबाद को। नई राजधानी दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का, स्थानांतरित बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र, दौलताबाद को, राजधानी को स्थानांतरित करना, ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्थानांतरित,
इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद। लेकिन उसका ये प्रोग्राम जो था वो असफल हो गया। एवं उसने ये भी कहा कि दिल्ली के लोगों को भी कहा कि आप लोग सब जाके दौलताबाद रहिए, समस्त प्रजा को कहा कि आप लोग जाके दौलताबाद रहिए। लेकिन उसका यह योजना असफल हो गया तथा दिल्ली फिर से राजधानी बन गई। दिल्ली फिर राजधानी बन गई। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, ये एक सनकी शासक था जिसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया और वहाँ के लोगों को भी कहा, समस्त प्रजा को भी कहा कि आप लोग सब जाकर के अब दौलताबाद रहिए। लेकिन उसकी ये योजना असफल हो गई और दिल्ली फिर से राजधानी बन गई। ठीक है। अब पीतल और तांबे के सिक्के जारी किया इसने, क्या किया, और इसी ने और क्या किया, पीतल और तांबे के सिक्के जारी किया। ठीक है। पीतल और तांबे के सिक्के जारी किया। फारस और चीन में संकेत मुद्राएं प्रचलित थी। फ्रांस और जो चीन था ना, इसमें संकेत मुद्राएं, ये सब सिक्के, पीतल, तांबे पहले से ही प्रचलित थी। ठीक है ना। कहाँ पे, फारस और चीन में। ठीक है। तो पीतल और तांबे के सिक्के किसने जारी किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दोआब। दोआब क्या था, दोआबी तो एक ऐसा जगह था जिसके लिए खूब लड़ाई होती थी भैया। था क्या, आओ देखते हैं। यमुना और गंगा नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान, मेनली जो उस टाइम में लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो उपजाऊ मैदान के लिए हुआ करती थी। ठीक है। तो ये था क्या, दोआब। उसको दोआब बोलते थे। ये बोलते थे यमुना और गंगा, यमुना और गंगा नदियों के बीच का, यमुना और गंगा नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान। इसको हम लोग बोलते थे दोआब। ठीक है। अब देखिए, दोआब ये था। और मंगलों का सबसे ज़बरदस्त आक्रमण सन 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के कुख्यात तुर्क तैमूर लंग के नृत्य में हुआ। अब मंगलों के बारे में पढ़िए। दोआब जान के क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे मंगलों के बारे में। मंगोलो, इनसे क्या लेना देना है भैया। इनका सबसे ज़बरदस्त आक्रमण हुआ कब, 1300। इनका आक्रमण 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के कुख्यात में, मध्य एशिया के कुख्यात तुर्क तैमूर। अब देखिए यहाँ पे तैमूर के बारे में भी पता चल रहा है, जिनको हम तैमूर लंग कहते थे। तुर्क तैमूर
तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। नेतृत्व में हुआ। ठीक है, मंगलो क्या हुआ था, आक्रमण हुआ इनका 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के कुख्यात तुर्क तैमूर लंग के नेतृत्व में। ये इसका लीडर था तैमूर लंग। ठीक है ना, मंगलों पे जो आक्रमण हुआ था, इनका सबसे ज़बरदस्त आक्रमण हुआ था सन 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के कुख्यात तुर्क तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। मंगोलों का लीडर था कौन, तैमूर लंग, ये पूछ देता है। तो आप अगर पूछिए आपसे कि तैमूर लंग कौन था, तो तैमूर लंग मंगोलों का लीडर था। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा मंगोलों का। अब हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में कि भाई बाबर कौन थे। बाबर जो था हमारा एक्चुअली क्या था, तैमूर लंग और चंगेज का वंशज था। बाबर कौन था, तैमूर लंग और चंगेज का वंशज था। ठीक है, बाबर तैमूर लंग और चंगेज का वंशज था। सन 1526 ईस्वी में बाबर का पानीपत के मैदान में इब्राहिम से सामना हुआ। इसका 1526 ईस्वी में सामना हुआ किससे, पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। किससे, इब्राहिम से सामना हुआ, इब्राहिम से। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इसका इब्राहिम से सामना हुआ। ठीक है, इब्राहिम से सामना हुआ। ठीक है, फिर हुआ क्या, विजय बाबर के हाथ लगी। जीता कौन, इब्राहिम हार गया, बाबर जीत गया। बाबर जीत गया। ठीक है, और इब्राहिम हार गया। इब्राहिम मारा गया और उसी के साथ लोदियों के शासन का अंत हो गया। अब जैसे ये लड़ाई हुई 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम और बाबर के बीच में, तो बाबर जीत गया और इब्राहिम मारा गया। इब्राहिम जो था हमारा मारा गया। ठीक है, इब्राहिम हमारा मारा गया। ठीक है, इब्राहिम हमारा मारा गया। ठीक है, और इसी अगर इब्राहिम की डेथ हो गई, इब्राहिम ख़त्म, और किसका ख़त्म, किस शासन का ख़त्म हो गया, इसी के साथ लोदियों के शासन का अंत हो गया। इब्राहिम के डेथ के साथ ही हमारा लोदियों के शासन का अंत हो गया। लोदियों के शासन, लोदियों के शासन, लोदियों के शासन का अंत हो गया। लोदियों के शासन का अंत हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पुर्तगाल में भारत का आगमन। पुर्तगालियों ने आकर के भारत में क्या क्या किया, क्या हुआ, ये सब पढ़ेंगे। वास्को डी गामा से रिलेटेड, हमीर से रिलेटेड, ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो हम पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ इसमें बताया, इस पेज में मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि ये एक सनकी शासक था। इसने क्या किया, नई राजधानी दौलताबाद किया। कहाँ से, दिल्ली से ट्रांसफ़र किया। आदेश दिया, किया नहीं, आदेश दिया, आदेश दिया दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का। लेकिन ये योजना उसकी असफल हो गई और वहाँ के लोगों को भी कहा कि आप दिल्ली जाके रहिए, लेकिन सब कुछ असफल हो गया और दिल्ली फिर राजधानी बन गई। इसने क्या किया था, पीतल और तांबे के सिक्के जारी किया था।
ठीक है। अब दूसरा चीज़ दोआब। दोआब क्या था? यमुना और गंगा नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान। यमुना और गंगा नदियों के बीच का जो उपजाऊ मैदान होता था उसको हम दोआब बोलते थे, ठीक है। मंगोलों कौन थे? मंगोलों ने आक्रमण किया 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के कुख्यात तुर्क तैमूर लंग के नेतृत्व में। ये लीडर था उसका, मंगोलों का लीडर था। इसने किस चीज़ के लिए वो दोआब के लिए ही लोग लड़ाई अक्सर पहले जो होती थी इस दौरान वो दोआब के लिए होती थी, उपजाऊ मैदान के लिए लड़ाई होती थी। और तैमूर लंग ने जो मंगोलों का वो था लीडर था, उसके नेतृत्व में आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, ठीक है ना, 1398 ईस्वी में। उसके बाद आता है बाबर के बारे में। बाबर क्या था? बाबर जो था तैमूर लंग और चंगेज़ का वंशज था। बाबर के बारे में अक्सर पूछा जाता है ये कौन था, तो तैमूर लंग और चंगेज़ का वंशज था बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ इसका सामना हुआ जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। और इब्राहिम लोदी मारा गया तो उसके बाद लोदियों के शासन का अंत हो गया। तो यहाँ पे लोदियों का शासन खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का भारत में आगमन। पुर्तगालियों का भारत में आगमन। पुर्तगालियों का भारत में आगमन, ठीक है भाई। तो पुर्तगाल कब आए और किस तरीके से आए, सबसे पहले कौन आया, ये सब जानना जरूरी है। तो देखो क्या हुआ था, सन 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा की सफल समुद्री यात्रा के साथ आया। पुर्तगाल कैसे आया? वास्को डी गामा के थ्रू आया। पर वास्को डी गामा की सफल समुद्री यात्रा के साथ आया। पुर्तगाल का सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा तो आपने सुना होगा, बचपन में बोलते थे ना, वास्को डी गामा पहन के पैजामा ठीक है। तो वास्को डी गामा के थ्रू पुर्तगालों का आगमन हुआ भारत में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। अब इसमें पुर्तगालियों में ही एक नाम आता है हमीर। हमीर कौन था, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब यूपीएससी तक में आया हुआ है। हमीर क्या है? हमीर ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। सबसे योगदान चीज़ इन्होंने ये किया था, मेवाड़ राज्य की स्थापना की। मेवाड़ राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब सन 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ का राजा बना। ये भी पूछा जाता है राणा सांगा मेवाड़ का राजा कब बना, तो ये कहानी की तरह ही बता रहा हूँ। सन 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ का राजा बना, ठीक है। ये पूछा जाता है कि राणा सांगा कौन था, तो ये मेवाड़ का राजा था। कब बना? 1509 ईस्वी में। पुर्तगालियों का भारत के आगमन में हमने क्या क्या पढ़ा? 3 पॉइंट कि सन 1498 ईस्वी में भारत की पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा की सफल समुद्री यात्रा के साथ आया। पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ? वास्को डी गामा के थ्रू हुआ भारत में आगमन। सबसे पहले वास्को डी गामा आया।
हमीर कौन था? हमीर ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की। किस राज्य की? मेवाड़ राज्य की। सन 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ का राजा बना। कौन राजा बना? राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बना। अब एक नाम और पूछा जाता है जो लोग बता देते हैं, मैं बता देता हूँ यहीं पे। एक पूछा जाता है चेंग हो के बारे में। चेंग हो के बारे में अक्सर लोग बोलते हैं, बताओ भैया चेंग हो कौन था? तो ये चीनी यात्रा था जो सन 1421 और 1441 ईस्वी में बंगाल भ्रमण करने के लिए आया था। अक्सर लोग पूछे जब ना कि चेंग हो कौन था, तो ये सीधे आप ये बोलिएगा कि चीनी यात्री, ये चीनी यात्री था जो सन 1421 और 1431 ईस्वी में बंगाल भ्रमण के लिए आया। बंगाल भ्रमण के लिए आया। ठीक है, चेंग हो पूछेंगे तो बोल देना है चीनी यात्रा था जो सन 1421 और 1441 ईस्वी में बंगाल भ्रमण के लिए आया। ठीक है ना, इस टाइम ये आया बंगाल घूमने के लिए। ठीक है, तो ये इस पेज में रहा हमारा इतना कुछ। स्क्रीनशॉट लेना हो, समझना हो तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अभी घर पे हूँ तो बोर्ड वगैरह है नहीं, तो सोचा इधर ही ऐसे पढ़ा दूँ, और शायद लास्ट ही वीडियो मेरा घर पे ही है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाया आपको रिपीट करवा देता हूँ एक बार फिर से। मोहम्मद बिन तुगलक ये एक सनकी शासक था। इसका ये था प्लानिंग कि राजधानी नहीं बने, दिल्ली से राजधानी को हटा के दौलताबाद बनाने के लिए, और लोगों को भी बोला कि आप दौलताबाद जाइए। ठीक है ना, इसी तरह बार बार पढ़ना है तो याद हो जाएगा कहानी की तरह, इसने ये किया, इसने ये बोला। ठीक है ना, तो नई राजधानी दौलताबाद, लेकिन इसका ये चीज़ जो ये योजना था असफल हो गया और राजधानी दिल्ली फिर बन गई। दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद इसने क्या किया? पीतल और तांबे के सिक्के जारी किया। इसने क्या किया? पीतल और तांबे के सिक्के जारी किया। ठीक है ना, अब एक नाम आता है चेंग हो। चेंग हो क्या कौन था? चेंग हो था चीनी यात्रा जो सन 1421 और 1431 ईस्वी में बंगाल भ्रमण करने के लिए आया था। चेंग हो एक चीनी यात्रा था जो एक चीनी यात्री था जो सन 1421 और 1431 ईस्वी में बंगाल भ्रमण के लिए आया। ठीक है, दोआब क्या होता है? उपजाऊ मैदान, जिसके लिए उस टाइम में खूब लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध हुआ करता था। यमुना और गंगा नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान को हम लोग कहते थे दोआब। ठीक है, अब मंगोलों कौन थे? मंगोलों का लीडर था तुर्क तैमूर, जिन्होंने उपजाऊ मैदान के लिए 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के कुख्यात तुर्क तैमूर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। ठीक है ना, 1398 ईस्वी में तुर्क तैमूर जो को मंगोलों का लीडर था आक्रमण कर दिया। ठीक है ना, बाबर कौन था? तैमूर लंग और चंगेज का वंशज था। ठीक है ना, वंशज था कौन? बाबर था। 1526 ईस्वी में पानीपत का मैदान में इब्राहिम लोदी से इसकी युद्ध हुई। ठीक है ना, लेकिन इब्राहिम मारा गया और बाबर जीत गया। अगर इब्राहिम मार गया तो क्या हुआ? लोदियों के शासन का अंत हो गया। इब्राहिम के मरते के साथ ही लोदियों के शासन का अंत हो गया। ठीक है, अब पुर्तगालियों का भारत में आगमन के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगालियों का भारत में आगमन कैसे हुआ? वास्को डिगामा के थ्रू हुआ। कब? 1498 ईस्वी में। कहाँ से? भारत के पश्चिमी तट से, समुद्री यात्रा के थ्रू। हमीर कौन था? हमीर ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की। हमीर ने क्या किया? मेवाड़ राज्य की स्थापना की। सन 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ का राजा बना। कौन राजा बना? राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बना। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर सबको। तो आइए फिर आगे चलते हैं। अब उत्तरी भारत के बारे में ये बोला जाता है कि ये विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रहा। इस पर यूनानियों का, साथियनों का, पर्थियनों और हुनों का काफ़ी समय पर आधिपत्य रहा। और वो कैसे आए? विदेशियों के माते आए। किस का रहा? यहाँ पे विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रहा। कौन? हमारा जो उत्तरी भारत है ये विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रहा। विदेशी आक्रमणों होते रहे
किसका हुआ, किसका हुआ? यूनानियों सिथियनों पाथरियनों और हुनों, इन लोगों ने विदेशी उत्तरी भारत पे हमारा आक्रमण करते रहा। ठीक है, ठीक है ना, काफ़ी समय पे ये लोग आक्रमण करते रहते थे उत्तरी भारत में। ठीक है ना। अब ये आते कैसे थे? तो ये विदेशियों के माते आए थे। ये कैसे आए थे? ये विदेशियों के माते आए थे। ये विदेशियों के माते आए थे। ठीक है। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको कि शरीयत के अनुसार, मतलब इस्लाम धर्म के जो वो बताया था आपको ना स्टार्टिंग में कि शरीयत क्या होता है, इस्लाम धर्म का जो एक वो होता है, उसके अनुसार आत्महत्या और कानूनी है। आत्महत्या गैर कानूनी, इस्लाम धर्म का एक अपना परंपरा होता है ना, उसको शरीयत बोलते हैं। ठीक है। तो शरीयत के अनुसार इस आत्महत्या गैर कानूनी है और सती होना आत्महत्या का कार्य था। ठीक है ना। सती प्रथा चला था ना कि जब अगर किसी हिंदू के हस्बैंड मर जाते थे उस टाइम पे, तो उनकी वाइफों को भी उनके साथ जला दिया जाता था, तो उसी को सती प्रथा कहा जाता था। और सती प्रथा इसी में आता था, आत्महत्या जैसा ही आता था। किसी को आप जला रहे हो आग में तो एक आत्महत्या जैसा ही है। ठीक है ना। क्योंकि एक कानून बना करके फिर उसको मजबूर कर रहे हो जलने पे उसकी मर्जी से, तो एक आत्महत्या होता है। आत्महत्या तो इंसान खुद की मर्जी से ही करता है ना, तो उसकी मर्जी कानून के थ्रू कर दे रहे हो आप। तो सती प्रथा शरीयत के अनुसार क्या था? आत्महत्या का कार्य था, परंतु हिंदू स्त्रियों को इसकी अनुमति दे दी गई थी। ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ था गड़बड़ यह था, शरीयत इस्लाम धर्म का जो रूल रेगुलेशन होता है, शरीयत बोलते हैं उसको। शरीयत के अनुसार आत्महत्या गैर कानूनी है और आत्महत्या गैर कानूनी और सती होना, सती प्रथा जो चलता था जिसमें और हस्बैंड के मरने पे औरतों को भी उनके साथ जला दिया जाता था, उसी को सती कहते हैं या सती प्रथा कहते हैं। और सती होना आत्महत्या का कार्य था। शरीयत के अनुसार क्या था? आत्महत्या गैर कानूनी था। ठीक है। और सती होना आत्महत्या का कार्य था। ठीक है ना। हत्या का कार्य था, आत्महत्या का कार्य था, परंतु हिंदू लोगों को, हिंदू औरतों को इसकी अनुमति दे दी गई थी। पता नहीं हिंदुओं से क्या दिक्कत था, परंतु हिंदू अपने अपने रूल रेगुलेशन, स्त्रियों को इसकी अनुमति दे दी गई थी। शरीयत के अनुसार आत्महत्या गैर कानूनी है और सती होना, मतलब सती होना कहने का मतलब औरतें जो साथ में जलती थी हस्बैंड के मरने पे, होना आत्महत्या का कार्य था, वो भी आत्महत्या जैसा था। लेकिन हिंदू स्त्रियों को इसकी अनुमति दे दी गई थी क्योंकि ये शरीयत मुसलमान का रूल रहा था, रूल रेगुलेशन था, उनका अपना बनाया हुआ था। ठीक है ना। सार्वजनिक रूप से शरीयत और इस्लामी परंपराओं के अनुकूल कार्य करना पड़ता था। ठीक है।
जो हम लोग का सार्वजनिक रूप से था, शरीयत और इस्लामिक परंपराओं के अनुकूल कार्य करना पड़ता था। जैसे जो कोई भी काम हम लोग करते थे, वो कोई भी कार्य शरीयत और इस्लामी परंपराओं के अनुसार करना पड़ता था उस टाइम पे। इस्लामी परंपराओं के अनुकूल कार्य करना पड़ता था। ठीक है ना, शरीयत और इस्लामी परंपराओं के अनुकूल कार्य करना पड़ता था। ठीक है, ये हो गया। अब ये शरीयत का था, रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही उस टाइम में लोगों को शरीयत और इस्लामी परंपराओं के अनुकूल ही कार्य करना पड़ता था। ठीक है, अब आता है कि दीन इलाही आपने सुना होगा, दीन इलाही। इस परंपरा की उपेक्षा करते हुए अपनी स्वतंत्र विचारधारा दीन इलाही की घोषणा की थी। दीन इलाही की घोषणा की थी। ये हुआ क्या था कि लोगों को इसके अनुकूल ही कार्य करना पड़ता था, शरीयत के इस्लामी परंपराओं के अनुकूल ही कार्य करना पड़ता था। तो 16वीं शताब्दी में अकबर ने क्या किया, इस परंपरा की उपेक्षा करते हुए अपनी स्वतंत्र विचारधारा, अपना खुद का रूल रेगुलेशन, ठीक है ना, दीन इलाही की घोषणा की। तो दीन इलाही पूछा जाता है क्या है, तो दीन इलाही क्या है, अकबर के द्वारा इस परंपरा का, ठीक है, विरोध करते हुए स्वतंत्र विचारधारा का घोषणा करना ही दीन इलाही कहलाता है। अब पूछा जाता है दीन इलाही क्या था, ये आ गया क्वेश्चन आपका, दीन इलाही, दीन इलाही क्या था। तो दीन इलाही क्या था, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में अकबर ने इस परंपरा का इस परंपरा की उपेक्षा करते हुए अपनी स्वतंत्र विचारधारा दीन इलाही की घोषणा की। अकबर के द्वारा घोषणा किया गया उनका स्वतंत्र विचारधारा को ही, अपनी स्वतंत्र विचारधारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीन इलाही, दीन इलाही की घोषणा की थी। दीन इलाही आप जान के क्या था, 16वीं शताब्दी में अकबर ने इस परंपरा की उपेक्षा करते हुए, किस परंपरा की, जो शरीयत और इस्लामी परंपराएं थे, इस परंपरा की विरोध करते हुए अपनी स्वतंत्र विचारधारा दीन इलाही की घोषणा की थी। अब देखिए, युद्ध जो होता था, युद्ध करने वाली इकाइयों का गठन, अकबर ने क्या बोला था अपनी परंपरा के अनुसार, जो अकबर का कहना था कि युद्ध करने वाली इकाइयों का गठन 50, 100, 500 तथा 1000 की इकाइयों में होता था। और
कहने का मतलब जब हम युद्ध करने जाते थे तो लोगों को ग्रुप में कैसे बांटते थे, 50 के, 100 के, 500 तथा 1000 के ग्रुप में बांटे थे। और इस पद्धति का प्रचलन मंगोलों में था। ये अकबर ने नहीं कहा था, इस टाइम का बात है ये, सॉरी टू से, ये इस टाइम का बात है कि युद्ध करने वाली इस समय क्या होता था, युद्ध करने वाला जो ग्रुप्स होती थी जिनको हम बोलते हैं इकाइयों, युद्ध करने वाली इकाइयों का गठन किस में होता था, कितने कितने के ग्रुप में होता था, 50 में, 100 में, 500 तथा 1000 में होता था। इतने इतने लोगों में बांट दिया जाता था लोगों को। युद्ध ऐसे तरह से होता था, ग्रुप्स में बांट दिया जाता था कि इकाइयों में होता था। गठन होती थी कि 5 इतने के ग्रुप्स में होता था। इकाइयों मतलब इकाइयों में होता था। और इसी पद्धति का प्रचलन मंगोलों में था। और इसी पद्धति का प्रचलन मंगोलों में था, होता था। किस में था ये चीज़ किसके अंदर था, मंगोलों के अंदर था। और इस जो ये सिस्टम था, पद्धति का प्रचलन मंगोलों में था। प्रचलन मंगोलों में था। नागरिक जो था शासन का मुखिया वजीर होता था और राजस्व संग्रह, लेखा जांच, व्यय की व्यवस्था की देखरेख करता था। होता क्या था इसमें, नागरिक शासन का मुखिया, लोगों के शासन का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, वजीर बोलते थे। वजीर पूछा जाता है क्या होता है, नागरिक शासन का मुखिया वजीर होता था। का मुखिया किसको बोलते थे, वजीर। वजीर होता था। वजीर होता था जो क्या होता था, जो राजस्व संग्रह, लेखा जांच, ये सब मतलब कितने लोग आए कितने नहीं, जो एंट्री डालता था, एंट्री चढ़ाता था, जो राजस्व संग्रह, लिखा पढ़ी का काम जो करता था, लेखा जांच, व्यय की व्यवस्था, चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट है, जांच पड़ताल करना, क्या है क्या नहीं है, कि व्यवस्था किसी चीज़ की करना, किसी चीज़ की कमी है तो की देखरेख करता था। देख रेख करता था। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि उस टाइम में फारसी एवं हिंदी में अभिलेख का संधारण किया जाता था। फारसी और हिंदी में अभिलेख का संधारण किया जाता था। ठीक है। और ये रहा आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो आपको बता दिया इसमें। ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि हम लोगों को, एक तो हमने ये जान लिया, ये पता पड़ गया नागरिक शासन का मुखिया वजीर होता था जो राजस्व संग्रह, लेखा जांच, व्यय की व्यवस्था की देखरेख करता था। ठीक है। इसके बाद फारसी एवं हिंदी में अभिलेख का संधारण किया जाता था। फारसी और हिंदी में अभिलेख का संधारण किया जाता था। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हम ये जान लें कि तुर्कों और अफगानों को भारत में खूब धन मिला और उन्होंने सब उसे खूब खर्च किया। तुर्क के जो शासन थे और अफ़गान के शासन थे उनको हमारे भारत में खूब धन मिला और खूब उन्होंने खर्च किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जीतल जो था तांबे की मुद्रा थी और टांका चांदी की। जीतल जो था, जीतल ये जो था ये किसका मुद्रा था? तांबे की मुद्रा। और टका चांदी की। ठीक है, अब टका को किसने जारी किया था ये पूछ दिया जाता है। इसको किसने जारी किया था? इसको सुल्तान इल्तुतमिश ने जारी किया था। सुल्तान, टका को सुल्तान इल्तुतमिश ने जारी किया था। इल्तुतमिश ने जारी किया था, ये पूछा जाता है टका को किसने जारी किया था। जो भी मैंने किताबें में पढ़ा, जो भी पॉइंट्स मुझे लगे मैंने लिख लिया, किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये लास्ट ही है, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन। इसमें ये पढ़ा कि उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण होते रहते थे। ठीक है ना, किनके यूनानियों के, सिथियनों के, पत्रियनों के और ह्यूनों के। ठीक है, ये किसके थ्रू आते थे? विदेशियों के माते आते थे। ठीक है, उसके बाद शरीयत क्या था? शरीयत एक रूल रेगुलेशन का इस्लाम के द्वारा बनाया गया, जिसके द्वारा आत्महत्या गैर कानूनी है। और सती प्रथा का जो सती होता था, जिसमें औरतों को जला दिया जाता था, हिंदू औरतों को उनके पुरुष के मरने पे, वो भी आत्महत्या का काम था। परंतु हिंदू स्त्रियों को इसकी अनुमति दे दी गई थी। मतलब हिंदू स्त्री को कहा जाता कि नहीं, ये मतलब आप लोग पे अलाउ रहेगा ही, अगर कोई मरता है तो आपको जलना ही पड़ेगा, जबकि वो गैर कानूनी था। लेकिन हिंदू में दया ममता नहीं था। अब से देखो, कोई भी कार्य शरीयत और इस्लामी परंपराओं के अनुकूल करना पड़ता था। ये तो बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम के लोगों के लिए कि कोई भी काम जो करते थे वो शरीयत और इस्लामी परंपराओं के अनुकूल ही कार्य करना पड़ता था। तो उसी के लिए दीन इलाही का गठन हुआ। दीन इलाही क्या था? ये एक घोषणा था, विचारधारा था। किसका? अकबर का। 16वीं शताब्दी में अकबर ने इस परंपरा की उपेक्षा करते हुए अपनी स्वतंत्र विचारधारा दीन इलाही की घोषणा की थी। दीन इलाही की। ठीक है, अब देखो, युद्ध, उस टाइम में जो युद्ध होता था ना, इकाइयों का जो ग्रुप्स होते थे, उनका गठन कितने कितने में होता था? 50 का, 100 में, 500 तथा 1000 में होता था, इकाइयों में होता था। और इस पद्धति का प्रचलन मंगोलों में था। कब से था? कहाँ पे था? मंगोलों में था। मंगोलों के बारे में पहले पढ़ा था ना हमने, तो मंगोलों में था इसका प्रचलन कि ग्रुप में बांट देना, 50, 100, 500 तथा 1000 में। नागरिक शासन का मुखिया वजीर होता था। नागरिकों पे जो शासन करता था उसका जो मुखिया हेड होता था उसको वजीर होता था। उसी का काम था राजस्व संग्रह, लेखा जांच वगैरह करना, व्यय की व्यवस्था की देख रेख करना, सब देख रेख ध्यान वान रखता था, उसका काम। उसी को हम लोग क्या कहते थे? वजीर। ये पूछता है वजीर कौन थे। और जीतल तांबे की मुद्रा होती थी और टाका चांदी की होती थी। और टाका को किसने बनाया था, जारी किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने जारी किया था। टाका को सुल्तान इल्तुतमिश ने जारी किया था। ये रहा पूरा इस पेज का। ठीक है ना, उत्तरी भारत से शुरू किया था और सुल्तान इल्तुतमिश तक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इस्लाम के संप्रदाय के बारे में। इस्लाम का जो 2 तरह के होते थे ना, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। मौका मिला तो यहाँ, नहीं तो अब जा रहा हूँ मैं अपने वहाँ दिल्ली, तो वहाँ बनाऊँगा वीडियो। तो शायद ये लास्ट वीडियो मेरा घर पे। चलिए, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दिए, जो कर दिए हैं तो सही है। और वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं